अब मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा सेक्शन 95 के प्रोवाइजो। जब ये पुराना कानून था और सेक्शन 92 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी, तो उसमें टोटल 6 प्रोवाइजो थे, 6 प्रोवाइजो, और अब हो गए हैं टोटल 7 प्रोवाइजो, जबकि कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो अब ये 6 से 7 कैसे हो गए? तो मेरी अपनी हम्बल ओपिनियन है दोस्तों कि यहां मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, और क्यों गड़बड़ लगती है वो विद लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मेरी औकात नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूं लॉ का, कि मैं इतनी औकात नहीं मेरी कि मैं लेजिस्लेचर के लिखे हुए में गलती बताऊं। बट लॉजिक से मुझे लग रहा है तो मेरे पे रुका भी नहीं गया। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरा लॉजिक कहता है कि गलत है, तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आपका लॉजिक क्या कहता है कमेंट करके आप बताने की कोशिश करना कि मैं सही सोच रहा हूं या मेरा सोचना गलत है। आप कहेंगे मेरा सोचना गलत है तो मैं इंप्रूव भी करूंगा, और हाँ, जहां जहां आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती की है तो आप मुझे करेक्ट करने का पूरा हक रखते हैं, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैंने ये गलती की है, मैं उसको रिव्यू करूंगा, और अगर सचमुच में गलती की होगी तो मैं उसे एक्सेप्ट करके ठीक करूंगा, और अगर वो गलती नहीं होगी तो मैं आपको भी करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो छोटी सी गलती है वो जो लग रही है तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि पहले सेक्शन 92 में प्रोवाइजो को लिखने का तरीका अलग था, और अब जो नए एक्ट में प्रोवाइजो को लिखने का तरीका अलग हो गया है। पहले लिखा गया था प्रोवाइजो नंबर 1, प्रोवाइजो नंबर 2, प्रोवाइजो नंबर 3। प्रोवाइडेड कर नहीं लिखा गया था, जैसे यहां पर लिखा है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर, प्रोवाइडेड ऑल्सो, प्रोवाइडेड ऑल्सो। पहले ऐसा नहीं लिखा गया था, पहले सिंपल लिखा गया था प्रोवाइजो 1, और यहां से शुरू होता था एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड व्हिच वुड सो एंड सो एंड सो एंड सो। इस तरीके से प्रूव होता था, और इस तरीके से पहले यूज हो रहा था। अभी क्या किया है नए लॉ में लेजिस्लेचर ने कि जो प्रोवाइजो नंबर 5 था, प्रोवाइजो नंबर 5 के अंदर भी एक प्रोवाइजो था, अर्थात वो जो प्रोवाइजो नंबर 5 के अंदर प्रोवाइजो है वो प्रोवाइजो नंबर 5 का प्रोवाइजो है, ना कि सेक्शन 95 का डायरेक्ट प्रोवाइजो है। 95 का डायरेक्ट प्रोवाइजो नंबर 5 था, और इस प्रोवाइजो का भी, प्रोवाइजो का मतलब समझ रहे हैं आप, कि सेक्शन 95 ये कहती है कि ओरल एग्रीमेंट, ओरल स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता एविडेंस में अगर एक बार सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रांट को, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया गया है, तो फिर ओरल एग्रीमेंट, ओरल स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। बट ये 6 प्रोवाइजो में कहा गया कि इन कंडीशंस में दिया जा सकता है ओरल एग्रीमेंट, ओरल स्टेटमेंट, अर्थात कि जो जनरल बॉडी ऑफ सेक्शन 95 में मना किया जा रहा है उसका अपोजिट है प्रोवाइजो नंबर 5, और इस अपोजिशन का फिर से एक और प्रोवाइजो है। इट मींस अगेन सेक्शन 95 के जनरल बात करता है प्रोवाइजो 5 का प्रोवाइजो जो है। बट अब नए लॉ में क्या किया गया है, नए लॉ में जो प्रोवाइजो नंबर 5 का अपना प्रोवाइजो था उसको प्रोवाइजो नंबर 6 बना दिया, इंडिपेंडेंट प्रोवाइजो बना दिया, जो कहीं टिकने लायक बात मुझे तो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली प्रोवाइजो नहीं है। अब डिफरेंस देखो, अगर आप सेक्शन 95 के जनरल प्रोविजन का प्रोवाइजो बनाते हैं तो इट मींस जनरल प्रोविजन का अपोजिट है वो, और अगर प्रोवाइजो का प्रोवाइजो बनाते हैं इट मींस वो जनरल प्रोवाइजो को सपोर्ट करता है, प्रोवाइजो का प्रोवाइजो। अब आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, वो जो प्रोवाइजो का प्रोवाइजो था उसको प्रोवाइजो बनाकर अलग से वो जनरल बात के अपोजिट कर दिया, जबकि मेन कंटेक्स्ट उसका क्या है कि वो जनरल प्रोविजन को ही सपोर्ट करता है। कहीं टेक्निकल बात आपको लग रही होगी, बट आप थोड़ा सा शांत माइंड से देखेंगे, सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और आप जरूर सोच के बताइए। चलिए मैं शुरुआत करता हूं कि प्रोवाइजो क्या कहते हैं। प्रोवाइजो नंबर 1, अब यहां पर नंबर नहीं दिए गए,
बट हमें प्रोवाइजो नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड, एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड, एनी फैक्ट में भी प्रूव्ड मतलब किसी तथ्य के लिए एविडेंस दी जा सकती है। पर यहां कौन सी एविडेंस की बात हो रही है? वो एविडेंस जिसके लिए जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 95 ने मना कर दिया है। और किस बात के लिए मना किया है? ओरल एग्रीमेंट और ओरल स्टेटमेंट के लिए मना किया है। तो प्रोवाइजो 1 कहता है कि किसी फैक्ट को आप प्रूव कर सकते हैं, इट मींस किसी फैक्ट के लिए आप ओरल एग्रीमेंट और ओरल स्टेटमेंट दे सकते हैं व्हिच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट। लेकिन वो फैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि वो फैक्ट अगर प्रूव कर दिया जाए तो वो उस डॉक्यूमेंट को जो ऊपर बताए गए मेन प्रोविजन में उनको इनवैलिडेट कर देता है। इनवैलिडेट का मतलब कि वो ये कह देता है कि ये एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो दिखाया जा रहा है। सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट था। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत बातें लिखी गई, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सभी उसमें हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो। बट ये फैक्ट ऐसा है, अगर ये प्रूव कर दिया गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट हो जाएगा। इनवैलिडेट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। तो ये फैक्ट कैसा हो सकता है भैया? अब कॉन्ट्रैक्ट के मामले में ले लो, कॉन्ट्रैक्ट कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है? मान लो दो पार्टी तो हैं, अब उन दो पार्टी में से एक पार्टी माइनर है। कॉन्ट्रैक्ट है बट एक पार्टी माइनर है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग एक बार प्रूव कर दिया गया है, यानी उसी कॉन्ट्रैक्ट से प्रूव कर दिया गया है। तो अब सेक्शन 95 ये कहती है कि आप इसको कंट्राडिक्ट, इसकी टर्म्स को कंट्राडिक्ट करने के लिए, इसकी टर्म्स को वेरी करने के लिए, इसकी टर्म्स में कुछ ऐड करने के लिए, इसकी टर्म्स में कुछ इसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट करने के लिए आप ओरल एग्रीमेंट नहीं दे सकते। लेकिन प्रोवाइजो 1 कहता है कि कोई ऐसा अगर फैक्ट है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ही इनवैलिडेट कर दे तो फिर ऐसे फैक्ट के लिए ओरल एविडेंस आप दे सकते हो। तो अगर आपने प्रूव करना चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट की जो दो पार्टी दिखाई जा रही हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट प्रूव कर दिया गया है, इसमें से एक पार्टी माइनर है, अगर ये फैक्ट प्रूव करना चाहते हो तो आप ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हो, ये कहना चाहते हैं। अगर आप ये बताना चाहते हो कि वहां पर जो कंसीडरेशन दिखाया गया है ये वैलिड कंसीडरेशन नहीं है, तो वैलिड कंसीडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, तो आप ओरल एविडेंस से, ओरल स्टेटमेंट से दिखा सकते हो। आप ये बता सकते हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, तो आप इस फैक्ट के लिए ओरल एविडेंस दे सकते हो। बस बात क्या ध्यान रखनी है कि वो डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग प्रूव कर दी गई, सेक्शन 95 ने जिन जिन बातों के लिए मना किया वो है, बट इनवैलिडेट करना चाहते हो आप उस डॉक्यूमेंट को तो फिर आप ऐसी एविडेंस, ओरल एविडेंस दे सकते हो। क्या करता है वो? ऐसा फैक्ट मे बी प्रूव व्हिच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट और which would entitle any person to any decree। ये फैक्ट ऐसा है कि किसी पर्सन को एक डिक्री के लिए एंटाइटल बना देता है या फिर एक ऑर्डर के लिए एंटाइटल बना देता है रिलेटिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। तो ऐसे फैक्ट को ओरल एविडेंस से, ओरल एग्रीमेंट से, ओरल स्टेटमेंट से प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि एक इंग्रेडिएंट ये भी होता है कॉन्ट्रैक्ट का कि कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ दोनों पार्टीज के बीच में तो फ्रॉड प्ले ना किया गया हो एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी पे। अगर फ्रॉड प्ले करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है और उस कॉन्ट्रैक्ट को 94 के अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया गया है तो फिर उसके बाद एक एविडेंस ओरल दी जा सकती है ये प्रूव करने के लिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट का जो आधार है वो तो फ्रॉड है। एग्जांपल दिया है उन्होंने, कौन से फैक्ट प्रूव किए जा सकते हैं एज फ्रॉड, कि वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड से बनाया गया था। इंटिमिडेशन, डरा धमका कर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। इलीगलिटी है,
वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, वांट ऑफ कैपेसिटी इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जो अभी मैंने बताया कि माइनर था, वांट और फेलियर ऑफ कंसीडरेशन, मैंने अभी बताया आपको, और मिस्टेक इन फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी फैक्ट का मिस्टेक हो चुका है या लॉ की मिस्टेक है, तो भी आप ऐसे फैक्ट को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस दे सकते हो। ये हुआ प्रोवाइजो नंबर 1 और सेक्शन 95 का। इस सेक्शन 95 में इलस्ट्रेशन भी दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, इसमें 11 इलस्ट्रेशन के आसपास दिए गए हैं। तो आप इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़िए, इलस्ट्रेशन बी, वो यहां आपको इस प्रोवाइजो नंबर 1 को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना बता देता है। हालांकि इतने एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिए तो इनसे भी अब आप समझ गए होंगे। प्रोवाइजो नंबर 2, प्रोवाइजो नंबर 2 कहता है प्रोवाइडेड फर्दर। अच्छा, एक और बात बता दूं दोस्तों आप लोगों को मैं, कि जब एक प्रोवाइजो लिखना हो मेन प्रोविजन के नीचे, तो उसकी लैंग्वेज होती है प्रोवाइडेड दैट, और फिर आप शुरू कर देंगे जो प्रोवाइजो लिखना है। अगर 2 प्रोवाइजो लिखने हैं तो लिखा जाएगा प्रोवाइडेड फर्दर, पहला प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट और दूसरा प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर, बात खत्म। अगर 2 से अधिक प्रोवाइजो लिखने हैं तो कैसे लिखा जाएगा, पहला प्रोवाइडेड दैट, दूसरा प्रोवाइडेड फर्दर, एंड तीसरा एंड उसके आगे सारे प्रोवाइडेड ऑल्सो, प्रोवाइडेड ऑल्सो, प्रोवाइडेड ऑल्सो। और जब जब ये प्रोवाइडेड ऑल्सो या प्रोवाइडेड फर्दर लिखा जाएगा, इट मींस वो डिफरेंट अपने आप में एक अलग प्रोवाइजो है। अभी इसी के आधार पर मैं आपको वही डिफरेंस दिखाने की कोशिश करूंगा जहां लगता है कि लेजिस्लेचर ने शायद कुछ गड़बड़ करी है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं किसी को कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। तो देखिए दूसरा प्रोवाइजो लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 7 प्रोवाइजो हैं, तो वही तरीका फॉलो किया जाएगा कि दूसरे वाले प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड फर्दर लिखा जाएगा और उसके आगे जितने भी प्रोवाइजो होंगे तो सभी में प्रोवाइडेड ऑल्सो एंड कंटिन्यू आप प्रोवाइडेड ऑल्सो। तो जब भी आप प्रोवाइजो पढ़ें एक से ज्यादा, तो आपको पढ़ने में ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे लिखा होना चाहिए था, ऐसे नहीं लिखा है तो कोई मिस्टेक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, एक कोई सेपरेट है, ये पहली बात तो अलग एग्रीमेंट है और वो ओरल है और वो एग्जिस्ट करता है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है। किसके बारे में, एज टू एनी मैटर ऑन विच अ डॉक्यूमेंट इज साइलेंट, एक सेपरेट है, अलग है, एकदम अलग। वो जो एग्रीमेंट सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया गया, उससे एक अलग सेपरेट वर्ड यूज करना है आपको, अलग ओरल है, एग्रीमेंट है और वो एग्जिस्ट करता है, मींस ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है। बट वो बताता क्या है, किसके बारे में है, वो ऐसे मैटर के बारे में है, जो मैटर के बारे में जो पहला डॉक्यूमेंट है, पहला कॉन्ट्रैक्ट है जिसे प्रूव कर दिया गया है, ग्रांट अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया गया है, वो साइलेंट है, ऐसा मैटर है ये। और ऐसे मैटर के रिगार्डिंग कोई एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप इस साइलेंट मैटर के लिए, फिर इस साइलेंट मैटर को आप ओरल एग्रीमेंट से प्रूव कर सकते हैं। जबकि मेन प्रोविजन क्या कहता है सेक्शन 95 का, कि ओरल एग्रीमेंट से आप प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि साइलेंट है, तो ये वो जो 4 बातें लिखी हैं ना तो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं हम। अगर देखिए वो मेन बातें अगर कहीं प्रॉब्लम, उनके साथ कहीं प्रॉब्लम हुई तो फिर अलाउ नहीं किया जाएगा। आप ध्यान देना, इसको देखना, लिखने का तरीका भी बताऊंगा फिर मैं आपको, कि अगर कंट्राडिक्ट कर रहा है वो ओरल एग्रीमेंट, टर्म्स को नहीं अलाउ किया जाएगा। वेरी करना चाहता है, नहीं किया जाएगा। ऐड करना चाहता है, नहीं किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन अब आप देखिए कि साइलेंट था, किसी बात पर, किसी टर्म पर, किसी मैटर पर साइलेंट था ये पहले वाला एग्रीमेंट, लेकिन एक ओरल एग्रीमेंट बाद में हुआ, सेपरेट था, तो यहां पर अलाउ कर दिया गया।
तो पहली चार बातों को बचाए रखने के लिए यहां पर लिखा गया एंड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद इट्स टर्म। भैया तभी अलाउ करेंगे हम कि जो ऑलरेडी टर्म्स 94 के अकॉर्डिंग प्रूव कर दी गई हैं उन टर्म के इनकंसिस्टेंट नहीं है, उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलता है। ये जो साइलेंट रह गया था, अगर ये साइलेंट तो था, सेपरेट एग्रीमेंट भी था, लेकिन ऑलरेडी जो टर्म प्रूव हो चुकी है सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग, अगर उनके इनकंसिस्टेंट होगा तो फिर इस ओरल एग्रीमेंट का एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा। ये हुआ प्रोवाइजो नंबर 2। अब इसके लिए अगर आपको इलस्ट्रेशन देखना है तो आप इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन FGH। जैसे कि दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ ए और बी के बीच में। सपोज ए ने गुड्स खरीदे बी से, बी ने ऑर्डर दिया, सॉरी ए ने ऑर्डर दिया बी को कि आप मेरे यहां पर एक लेटर लिख कर दिया ये ऑर्डर कि आप मुझे ये गुड्स प्रोवाइड कर दीजिए। बी ने कहा कि इतने रुपए लगेंगे, इसने कहा यस मैं इतने रुपए पे कर दूंगा, आप गुड्स भेज दीजिए। बी ने गुड्स भेज दिए। अब ए ने अभी तक पैसे नहीं दिए, 2 महीने निकल गए। अब बी ने सू किया ए को और ये कहते हुए कि भाई साहब हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके आधार पर मैंने ए को अपना सामान बेचा था, बट ए मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो इस फैक्ट पर साइलेंट है, इस फैक्ट पर साइलेंट है कि पेमेंट की कब जाएगी। पेमेंट बिल्कुल अभी की जाएगी, पेमेंट सामान आने से पहले की जाएगी, पेमेंट सामान आने पर की जाएगी, पेमेंट सामान आने के बाद की जाएगी, या बाद में भी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद की जाएगी। पेमेंट ये डिलीवरी उधार पर हो रही है या कैसे हो रही है, इस पॉइंट पर ये एग्रीमेंट साइलेंट था। ये एक फैक्ट है। तो इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए जो भी बातें इन दोनों के बीच में ओरल हुई थी, अलग से एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में, तो बी उस ओरल एग्रीमेंट को प्रूव कर सकता है। ये इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए इस ओरल एग्रीमेंट को दे सकता है कि पैसे कब दिए जाने थे। या फिर ए कह सकता है कि जी हम दोनों में बात हुई थी, ओरल एग्रीमेंट हुआ था कि मैं उधार पर खरीद रहा हूं, 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो कुल मिलाकर अगर पहले एग्रीमेंट में जो सेक्शन 94 से प्रूव कर दिया गया उस वो किसी फैक्ट पर साइलेंट है तो उसके रिगार्डिंग है। तो प्रोवाइजो नंबर 2 के लिए आप देख सकते हैं एफ, जी एंड एच, 3 इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। अब मैं प्रोवाइजो नंबर 3 पर आपको लेकर चलता हूं। कहता है प्रोवाइडेड ऑल्सो, यानी प्रोवाइडेड ऑल्सो कहीं भी आपको लिखा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि यहां पर एटलीस्ट, ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट इससे पहले 2 प्रोवाइजो तो होंगे ही होंगे। दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट। भाई पहले वाले वर्ड्स और इनमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, यहां पर भी द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, यहां पर भी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट को प्रूव किया गया था। और प्रोवाइजो नंबर 3 में भी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट को ही प्रूव करने की बात कही जा रही है। बट ये सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है कैसा? कंस्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रीसिडेंट टू द अटैचिंग any obligation under any such contract, grant or disposition of property may be proved। यहां पर ओरल एग्रीमेंट है, सेपरेट है, उस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी गई थी ये बात, बट ये ओरल एग्रीमेंट है किस बात के लिए? देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट तो तैयार हो गया 2 पार्टीज के बीच में, अब ये कंडीशन कि ये कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में कब आएगा, तो दोनों पार्टी सहमत हो जाती हैं एक किसी और कंडीशन के लिए कि पहले अगर ये इवेंट हो जाएगी तो फिर ये वाला जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमने तैयार किया है फिर हम इसको पूरा कर दें। सपोज जैसे कि अभी पीछे हम सब ने देखा कि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो 2 पार्टीज के बीच में लॉकडाउन के पीरियड में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
ए ने कहा बी को, सपोज मैं एग्जांपल से कहता हूं, ए ने कहा बी को कि तुम मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर कर दो। बी ने कहा ठीक है, मैं आपको ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर कर दूंगा, लेकिन कंडीशन रखी इन दोनों ने कि ये हमारा एग्रीमेंट हो गया, पेमेंट भी तय हो गई, कितनी होगी, कब होगी, किस प्लेस पे होगी, डिलीवरी कहां होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, सारा कुछ तय हो गया। लेकिन एक कंडीशन इन्होंने वर्बल रखी कि अगर लॉकडाउन खुलेगा उस डेट को, तो हम इस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे। या दूसरे शब्दों में बोलें कि अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा, इस पर्टिकुलर सपोज 20 दिसंबर को डिक्लेरेशन होना है कि फर्दर लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, अगर फर्दर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तो हम इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे, और अगर लॉकडाउन नहीं लगा, नहीं कंटिन्यू रहा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऐसी इन्होंने एक ओरल एग्रीमेंट कर रखा है। तो ये कंडीशन कि लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये कंडीशन प्रीसीडेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। तो ओरल एग्रीमेंट किस बात के लिए है? कंडीशन प्रीसीडेंट के लिए। ये अगर ऐसी कोई कंडीशन प्रीसीडेंट किसी, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशन प्रीसीडेंट का मतलब कि कोई एक इवेंट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आएगा, एग्जीक्यूट होना है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कंडीशन प्रीसीडेंट है। तो ऐसी कंडीशन प्रीसीडेंट के लिए भी एक ओरल एग्रीमेंट की एविडेंस दी जा सकती है। ये कहता है प्रोवाइजो नंबर 3। अब प्रोवाइजो नंबर 3 के लिए अगर आपको इलस्ट्रेशन देखना है तो लास्ट इलस्ट्रेशन है आई थिंक जे। ये जे इलस्ट्रेशन आप प्रोवाइजो नंबर 3 के लिए देख सकते हैं। अब मैं लेकर चलता हूं आपको प्रोवाइजो नंबर 4 पर। ये है प्रोवाइजो नंबर 4। इसमें कहा गया प्रोवाइडेड ऑल्सो, देखते रहिए आप, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट। थोड़ा सा कंपैरिजन करिए आप, पहले जो एक्सप्रेशंस लिखे हुए थे प्रोवाइजो नंबर 2 में एंड प्रोवाइजो नंबर 3 में। प्रोवाइजो नंबर 2 में द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, प्रोवाइजो नंबर 3 में एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, बट प्रोवाइजो नंबर 4 में द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट वर्ड यूज हो गया, जो पहले यूज नहीं हुआ था। सेपरेट की जगह वर्ड यूज हो गया सबसीक्वेंट। जब जब वर्ड चेंज होगा, बाकी ओरल एग्रीमेंट अभी सेम है। तो दो वर्ड्स यहां पर एक्स्ट्रा यूज हुए, डिस्टिंक्ट एंड सबसीक्वेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब बिल्कुल अलग, एकदम, हिंदी में बोलते हैं सुभिन्न, एकदम अलग, पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है। सबसीक्वेंट का मतलब कि जब पहले वाला बन चुका था, एग्जिस्टेंस में आ चुका था पहला एग्रीमेंट जो सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया गया है, उसके बाद आया है ये ओरल एग्रीमेंट, लेकिन अलग है। तो ये ओरल एग्रीमेंट कैसा है, ये 3 प्रोवाइजो आप देख रहे होंगे, ये कंडीशन कि वो ओरल एग्रीमेंट कहता क्या है उसके आधार पर डिसाइड होगा कि प्रोवाइजो 1 लगेगा, 2 लगेगा, सॉरी प्रोवाइजो 2 लगेगा, 3 लगेगा या 4 लगेगा। तो यहां पर एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, लेकिन पर्पस क्या है इसका? टू रिसाइन और मॉडिफाई एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मे बी प्रूव्ड। किस पर्पज के लिए इस ओरल एग्रीमेंट को, और वो ओरल एग्रीमेंट ऐसा एंड ऐसा, इसको प्रूव किया जा सकता है। बट ये एग्रीमेंट कहता क्या हो? वो कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को, एनी सच कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 94 में प्रूव कर दिया गया है, वही ग्रांट और वही डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसको क्या कर देता हो? या तो कैंसिल करता हो। रिसेंट का मतलब कैंसिल करता है। ऐसा कोई सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है, डिस्टिंक्ट है, या फिर उसको मॉडिफाई कर देता, उस कॉन्ट्रैक्ट को कुछ बदलाव उसमें लेकर आता है। तो फिर ऐसे डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट को भी प्रूव किया जा सकता है। सेक्शन 94 का प्रोवाइजो नंबर 4 एक्सेप्ट, इट मींस इस प्रोवाइजो का भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन केसेस इन विच सच कॉन्ट्रैक्ट, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has been registered
according to the law in force for the time being force as to the registration of the document. तो ये प्रोवाइजो नंबर 4 में दो बातें हैं। एक जो प्रोवाइजो नंबर 4 का पहला पार्ट है वो सेक्शन 95 का एक्सेप्शन है, और इसी प्रोवाइजो के अंदर ये जो एक्सेप्ट इन केसेस आगे के वर्ड्स लिखे गए ये इस प्रोवाइजो का एक्सेप्शन है। इट मींस प्रोवाइजो ने पहले सेक्शन 94 द्वारा लगाए गए बार को उठाया। किसने? प्रोवाइजो नंबर 4 ने। और प्रोवाइजो नंबर 4 के ही अगले पार्ट ने अगेन बार लगा दिया कि ओरल एग्रीमेंट फिर भी नहीं दोगे आप। पहले पार्ट ने कहा कि ठीक है आइए आप ओरल एग्रीमेंट से प्रूव कर दीजिए, बट अगर एक्सेप्शन में फॉल कर गया तो फिर से बार लग गया कि नहीं आप फिर से ओरल एग्रीमेंट नहीं दे सकते। तो ये प्रोवाइजो के अंदर एक प्रोवाइजो है। इसी तरीके से प्रोवाइजो नंबर 5 के अंदर एक्सप्रेसली प्रोवाइजो लिखा गया था। यहां तो एक्सेप्ट इन करके लिखा गया है, बट वहां पर प्रोवाइडेड दैट करके लिखा गया था, जबकि कोई और प्रोवाइजो ऐसे नहीं लिखा गया था पुराने लॉ में प्रोवाइडेड दैट करके। तो ये पहले एक्सेप्शन बताता हूं मैं, प्रोवाइजो नंबर का 4 का एक्सेप्शन क्या है कि मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट जहां मैं बोलूं तो तीनों बातें आपने लेनी, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर ये डॉक्यूमेंट ऐसा था कि लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि ये राइटिंग में होना चाहिए, या तो ये कंडीशन है, या फिर कि ये डॉक्यूमेंट ऐसा था कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो लॉ ये कहता था कि ये रजिस्टर होना चाहिए और रजिस्टर हो गया है। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट हैं। एक लॉ कहता था राइटिंग में होना चाहिए तो राइटिंग में है, वो वाला एग्रीमेंट जो सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग पहले प्रूव कर दिया गया है। अब चेक करना है कि सेक्शन 95 एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। अगर सेक्शन 95 ने मना कर दिया कि ओरल एग्रीमेंट नहीं दिया जा सकता तो फिर चेक करना है कि प्रोवाइजो कहता है क्या कोई। तो प्रोवाइजो नंबर 4 ने कहा कि यस, हाँ डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है, ओरल एग्रीमेंट है, और पहले वाले एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए वो ओरल एग्रीमेंट था, तो आप प्रूव कर दीजिए। लेकिन अगेन एक्सेप्शन कि वो पहले वाला एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर लॉ की रिक्वायरमेंट से लिखी हुई थी या रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड थी, तो फिर ओरल एग्रीमेंट से फिर ना तो कैंसिल किया जा सकता ना फिर मॉडिफाई किया जा सकता। ये है एक्सेप्शन किसका? प्रोवाइजो नंबर 4 का। अब मैं बात करता हूं प्रोवाइजो नंबर 5। अब आप इस प्रोवाइजो को और इस प्रोवाइजो को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये पहले कैसे लिखा गया था। यहां पर लिखा गया था प्रोवाइजो और ब्रैकेट में था 5, और फिर शुरुआत होती थी यहां से, एनी यूसेज और कस्टम बाय विच incidents not expressly mentioned in any contract are usually annexed to the contracts of that description may be proved। इस प्रोवाइजो में यह कहा गया था कि कोई अगर रूढ़ी है, कोई प्रथा है, बिजनेस में बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, बिजनेस में बहुत सारी रूढ़ीज होती हैं, प्रैक्टिस होती हैं कि बहुत दिनों से चली आ रही है कि ऐसे ही होता है। अगर वो यूसेज और कस्टम जिसके द्वारा कोई इंसिडेंट एक्सप्रेस किया जा सकता था एग्रीमेंट में, बट एक्सप्रेसली उसको मेंशन नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, और ये ऐसी प्रथा या ऐसा यूसेज है जिसको यूजुअली एनेक्स्ड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। इस कॉन्ट्रैक्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए ऐसी प्रथा, ऐसी उसको यूसेज को एनेक्स किया जाता है, लेकिन नहीं किया गया। यूसेज और कस्टम की बात हो रही है, तो ऐसे यूसेज और कस्टम को प्रूव किया जा सकता है ओरल एविडेंस से। ये बात कहती है प्रोवाइजो नंबर 5। तो अब इसमें चेंज क्या लाया गया कि एक तो प्रोवाइजो नंबर 5 नहीं लिखा गया, फिर शुरुआत करी गई प्रोवाइडेड ऑल्सो। अब जैसे ही प्रोवाइडेड ऑल्सो लिखा है इट मींस ये डायरेक्ट सेक्शन 95 का प्रोवाइजो है। अगर मैं सेक्शन प्रोवाइजो 4 में भी एक्सेप्ट वाले पार्ट को
एक्सेप्ट इन केसेस उस वाले पार्ट को लिख दूं, प्रोवाइडेड ऑल्सो इन केसेस सो एंड सो करके लिख दूं, इट मींस अब वो प्रोवाइजो किसका होता, सेक्शन 95 का प्रोवाइजो, 4 का प्रोवाइजो नहीं होता, वो प्रोवाइजो 4 का एक्सेप्शन नहीं होता, अब वो सीधा एक्सेप्शन हो जाता 95 का। सिमिलरली यहां पर ये जो प्रोवाइजो है ये सेक्शन 95 का है, और यहां पर कहा कि अगर यूसेज और कॉन्ट्रैक्ट कस्टम्स हैं तो आप उनको प्रूव कर दीजिए, उनको अगर एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है तो। लेकिन अगर ये यूसेज और ये कस्टम इन्होंने अगर टर्म्स को, जो कॉन्ट्रैक्ट प्रूव कर दिया गया ऑलरेडी, उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को ही अगर इनकंसिस्टेंट है, उसके उस टर्म्स के इनकंसिस्टेंट है, तो क्या फिर इस रूढ़ी और इस कस्टम को प्रूव करने की परमिशन दे दी जाएगी? इस तरीके से पीछे था, वहां पर नहीं दी गई थी, यहां पर भी नहीं दी जाएगी। तो इस प्रोवाइजो के अंदर प्रोवाइजो नंबर 5 यहां से ऐसे शुरू हो रहा था और इसके नीचे लिखा गया था प्रोवाइडेड दैट, और ऑल्सो नहीं था, ऑल्सो नहीं था। और प्रोवाइडेड दैट इट मींस पहला प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब प्रोवाइडेड फर्दर होता तो दूसरा प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड ऑल्सो होता तो दो से आगे का प्रोवाइजो। अब पुरानी बुक उठा के देखिए वहां पर लिखा है प्रोवाइडेड दैट, इट मींस ये प्रोवाइजो नंबर 5 का प्रोवाइजो है और कहता है द एनेक्सिंग ऑफ सच इंसिडेंट। कहां से आया ये सच इंसिडेंट? अगर ये इंडिपेंडेंट प्रोवाइजो है तो ये सच इंसिडेंट कौन सा है? ये वाला इंसिडेंट जिसको एक्सप्रेसली प्रोवाइजो नंबर 5 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया गया, ये वो इंसिडेंट है। तो कहता है सच इंसिडेंट वुड नॉट बी रिपग्नेंट टू और इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रोवाइजो नंबर 5 को अलाउ कर दिया, कहा कि आप यूसेज और उस इंसिडेंट को, जो इंसिडेंट यूसेज और कस्टम को एक्सप्लेन करता हो, उसे आप प्रूव कर देना अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया। लेकिन उसका एक प्रोवाइजो था प्रोवाइजो नंबर 5 का, और प्रोवाइजो नंबर 5 का प्रोवाइजो होने का मतलब है कि जनरल बात पहुंच गए हम सेक्शन 95 की, यानी सेक्शन 95 ही है वो एक तरीके से। फिर प्रोवाइजो का प्रोवाइजो होने का मतलब उन्होंने यही कहा है कि अगर ये यूसेज, ये कस्टम का जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट अगर टर्म्स जो लिखे गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके रिपग्नेंट है या उसके इनकंसिस्टेंट है तो फिर नहीं प्रूव किया जाएगा। अर्थात सेक्शन 95, अर्थात ये प्रोवाइडेड ऑल्सो लिख देना। अब आप कंस्ट्रक्शन से तो ये बता रहे हैं कि ये प्रोवाइजो सेक्शन 95 का है, अब सेक्शन 95 का है तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप प्रूव कराना चाह रहे हो इसमें। लेकिन आप इस प्रोवाइजो को पढ़ लो, यहां तो कुछ भी प्रूव नहीं कराना चाह रहे हैं, यहां तो इस प्रोवाइजो में जो प्रूव करने की परमिशन दी थी उसको रोक रहे हैं। करें अगर टर्म्स कंडीशंस जो लिखी गई हैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में उनके इनकंसिस्टेंट हैं, अगर ये यूसेज एंड कस्टम के इंसिडेंट, तो फिर ऐसे इंसिडेंट को प्रूव नहीं किया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर इन्होंने जो ऑल्सो लिख दिया इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, या फिर इसी में एक्सेप्ट लिखना चाहिए था इनको कि एक्सेप्ट करके इसे प्रोवाइडेड दैट नहीं लिखते, और अगर प्रोवाइडेड दैट लिख भी रहे हैं तो फिर आपको ऑल्सो नहीं लिखना चाहिए था। तब प्रोवाइडेड दैट लिखते समझ भी जाता कि एक इंटरप्रिटेशन आ सकती थी कि इस प्रोवाइजो का ही प्रोवाइजो है। तो इस वजह से तो एक प्रोवाइजो एक्स्ट्रा कर दिया इन्होंने, ये तो 7 हो गया, अदरवाइज 6 थे। मैं इन कारणों से कह रहा हूं कि ये यहां पर कुछ ऑल्सो लिखना मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट में। अगर मैं गलत हूंगा मैं जरूर इंप्रूव करूंगा, अगर मुझे आप सपोर्ट करते हैं तो फिर आप वैसा कमेंट कर दीजिए, और अगर मुझे गलत समझते हैं तो आप अकॉर्डिंगली कमेंट कर दीजिए। अब मैं लेकर चलता हूं आपको लास्ट प्रोवाइजो, प्रोवाइजो नंबर 7, और प्रोवाइजो नंबर 7 कहता है प्रोवाइडेड ऑल्सो, इट मींस इंडिपेंडेंट प्रोवाइजो है ये भी, इंडिपेंडेंट ये भी और इंडिपेंडेंट ये भी। और जब जब इंडिपेंडेंट प्रोवाइजो होगा तो वो प्रोवाइजो सीधे सीधे सेक्शन 95 का है,
वो प्रोवाइजो का प्रोवाइजो नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी फैक्ट, अगेन जैसा कि सबसे पहले नंबर प्रोवाइजो में लिखा गया था वहां पे भी एनी फैक्ट था, एनी फैक्ट में बी प्रूव्ड, फैक्ट प्रूव किया जा सकता है, विच शोज, वो फैक्ट दिखाता क्या है, इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। ये प्रोवाइजो कहता है कि जो ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसके अंदर जो भी लैंग्वेज लिखी गई है, जो टर्म्स लिखी गई हैं, जिस मैनर में वो लैंग्वेज लिखी गई है, एग्जिस्टिंग फैक्ट लिखे गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उनके मैनर को, उनके तरीके को शो करने वाला कोई फैक्ट है, और जरूरत पड़ रही है कि किस तरीके से ये लैंग्वेज लिखी गई है, वो मैनर बताने के लिए कोई फैक्ट की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसे फैक्ट के लिए भी ओरल एविडेंस दी जा सकती है। एक बार सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग अगर वो डॉक्यूमेंट प्रूव कर दिया गया है तो। ये हैं प्रोवाइजो सेक्शन 95 के। अभी मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगा, जैसे अभी आपने देखा सेक्शन 95 में कि अगर एक बारी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को एज पर सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रूव कर दिया गया है, प्रूव कर दिया है मतलब उसकी उसी डॉक्यूमेंट से, उसी कॉन्ट्रैक्ट से, उसी ग्रांट को लाकर कोर्ट के सामने फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन पेश कर दिया गया है। तो अब इस डॉक्यूमेंट की टर्म्स को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, इस डॉक्यूमेंट की टर्म्स को वेरी करने के लिए, इस डॉक्यूमेंट्स की टर्म में कुछ ऐड करने के लिए या कुछ हटाने के लिए कोई ओरल एग्रीमेंट नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए। किसी फैक्ट को प्रूव करने के कितने तरीके? एविडेंस की बात करें तो ओरल एविडेंस दीजिए या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए। प्रिजम्पशन की बात करें तो मे प्रिज्यूम करके कर दीजिए या सेल प्रिज्यूम करके कर दीजिए या कंक्लूसिव प्रूफ से प्रूव कर दीजिए। और एक और बात है कि आप किसी फैक्ट को एडमिट करके भी प्रूव किया जा सकता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपको कि यहां पार्टीज अगर किसी फैक्ट को, जिसे सेक्शन 95 रोक देती हो, उसके लिए पार्टीज अगर एडमिट कर ले ऐसे फैक्ट को, तो क्या सेक्शन 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग प्रूव्ड मान लिया जाएगा? जबकि सेक्शन 95 उसी बात को डिसअलाउ करती है। तो आप इस बात को याद रखिए कि हां, अगर पार्टी ने एडमिट कर लिया है तो बाय एडमिशन एज पर सेक्शन 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट प्रूव्ड मान लिया जाएगा। इट मींस सेक्शन 53 बीएसए और सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट कंट्रोल्स सेक्शन 95 को कंट्रोल करती है, जबकि सेक्शन 95 सेक्शन 53 को कंट्रोल नहीं करती है। यानी एडमिशन से भी इसके रास्ते निकाले जा सकते हैं, सेक्शन 95 को एडमिशन से अवॉइड किया जा सकता है। ये बात कि सेक्शन 53 में जो फैक्ट एडमिट कर लिए गए हैं उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है तो सेक्शन 95 फिर एप्लीकेबल नहीं होगी। इट मींस सेक्शन 53 कंट्रोल्स द सेक्शन 95। ये कहां डिसाइड हुआ? ये मुश्ताक अहमद वर्सेस मोहम्मद साफी 1983 का केस है, जे एंड के का। इसमें ये डिसीजन लिया गया कि सेक्शन 53, उस समय 58 थी इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कंट्रोल करती है सेक्शन 95। और एक दूसरी बात कि अगर मान लो कभी कभी रूल ऑफ एस्टोपल, विबंधन का नियम और सेक्शन 95 में कहीं कहीं मान लो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो फिर कौन प्रिवेल करेगा? तो फिर रूल ऑफ एस्टोपल प्रिवेल करेगा। आप ये फैक्ट कुछ नोट कर लीजिए, कभी एग्जाम में आए तो आपको पता होने चाहिए।
तो सेक्शन 95 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और रूल ऑफ एस्टोपल में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो रूल ऑफ एस्टोपल प्रिवेल करेगा। दूसरी बात, एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है दोस्तों। हमारे समाज में क्या होता है कि सपोज एक पार्टी है ए और इसको पैसों की आवश्यकता है। ये ए पैसे लेना चाहता है और बी के पास बहुत सारे पैसे हैं और बी ए को पैसे देना भी चाहता है, इसके बदले इंटरेस्ट लेना चाहता है। इंटरेस्ट लेगा बी और ए इंटरेस्ट देने के लिए तैयार भी है। लेकिन अब बी को कोई तो सिक्योरिटी चाहिए। तो क्या हो सकता है कि अगर ए के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको मॉर्गेज कर सकता है, लेकिन इसके लिए मॉर्गेज डीड बनानी पड़ेगी। इस मॉर्गेज डीड से बचने के लिए बी क्या कहता है ए को, वो कहता है कि इसी प्रॉपर्टी का तुम मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल करो। क्या करो? इसी प्रॉपर्टी का मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल करो और साथ में जितने रुपए तुम मेरे से इंटरेस्ट पे लेना चाहते हो उतने रुपए की एक रिसीट तैयार कर दो। तो दोनों काम कर दिए ए ने। अब यहां मुझे आप बताइए कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या है। क्या यहां पर ए की इंटेंशन अपनी प्रॉपर्टी बी को बेचना है, साथ ही क्या बी की इंटेंशन ए की प्रॉपर्टी को खरीदना है? नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट में ऐसा ही दिखाया जा रहा है। एक पैसा दे दिया गया, बी ने पैसा दिया ए को, ए ने रिसीट तैयार कर दी, ए ने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया बी के फेवर में। दिखाया क्या जा रहा है कागज से कि ए अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल कर रहा है, जबकि एक्चुअल में इस ट्रांजैक्शन का नेचर है कि ये लोन पर दिया गई है। ये जो अमाउंट दिया गया ये लोन अमाउंट है और इसके बदले ए से बी हर महीने कैश में इंटरेस्ट ले लेता है और अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सिक्योर करने के लिए दो ये डॉक्यूमेंट बनवा लिए। अब मान लो फ्यूचर में जाकर ए पैसे वापस नहीं कर पा रहा है, तो अब बी क्या करेगा? बी कहेगा कि अब मुझे आप अपनी प्रॉपर्टी मेरी तरफ रजिस्टर्ड कर दो, सेल डीड तैयार कर दो। अब ए कहेगा कि नहीं, मैंने तो कभी बेचनी नहीं थी प्रॉपर्टी आपको, बट डॉक्यूमेंट तो ऐसे ही हैं। तो बी कोर्ट में पहुंच जाएगा इस एटीएस को, इस रिसिप्ट को लेकर, और कोर्ट को कहेगा देखिए जी मेरे और ए के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि ए अपनी प्रॉपर्टी को बेचेगा, ये रहा एटीएस और ये रही रसीद, मैंने पैसे की पेमेंट भी कर दिया, बट ये सेल डीड नहीं कर रहा है मेरे नाम पर। एक्चुअल में तो देखने में यही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल नेचर अलग है इस ट्रांजैक्शन का। तो अगर कोर्ट के सामने ए इस एक्चुअल नेचर को, ट्रांजैक्शन के नेचर को अगर प्रूव करना चाहता है तो यहां पर ये एटीएस सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग प्रूव हो भी गया एक बारी, तो वो ओरल एविडेंस ला सकता है क्या ए इसके एक्चुअल नेचर को प्रूव करने के लिए। इसके अंदर लिखी गई टर्म्स एंड कंडीशंस को ना तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, ना वेरी कर रहा है, ना ऐड कर रहा है, ना ही सब्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके नेचर, एक्चुअल में उसके नेचर को बताना चाहता है, तो इसके नेचर के बारे में एविडेंस दे सकता है। एक जजमेंट है एस बाय शेख वर्सेस एस के बनर्जी 1972 का केस है। इस केस में यह डिसाइड हुआ कि एक्चुअल अगर ट्रांजैक्शन के एक्चुअल नेचर को अगर प्रूव करना हो तो फिर सेक्शन 95 पिक्चर में नहीं आएगी, उसके लिए ओरल एविडेंस दी। इसके लिए ये भी नहीं कह सकता कि जी अब डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है इसके लिए तो अब डॉक्यूमेंट से ही दिया जाएगी एविडेंस। नो भैया, नेचर कुछ अलग है तो उसको आप प्रूव कर सकते हैं ओरल एविडेंस से। ये था दोस्तों सेक्शन 94, 95 और 95 के प्रोवाइजोस। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही डिटेल वीडियोस आपको और मिलेंगी और नेक्स्ट वीडियो में
सेक्शन 96 एंड ऑनवर्ड्स और 103 तक लगभग एक जैसी सेक्शंस हैं। इनको मैं जल्दी से पूरा कराकर फिर बर्डन ऑफ प्रूफ पर जाने की कोशिश करूंगा। तब तक देखते रहिए लीगल लैंप। नमस्कार, जय हिंद।